हिरेन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो परीक्षा की प्रणाली है, जी। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, जी और जो स्टूडेंट्स का पैमाना है ज्ञान का, ज्ञान की जानकारी का जी और टैलेंट का, जी दोनों में कहाँ कहाँ पे क्या समानता और क्या विशेषता पाते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं जो स्टूडेंट्स का अभी का जो लेवल है और उनको किस हद तक हम ले जा सकते हैं उसकी बात करूँगा कि फ्रेंकली स्पीकिंग इंडिया का हर बच्चा जो है ना वो टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको अच्छी तरह से चैनलाइज करने की ज़रूरत है, चाहे वो गांव का हो, चाहे देहात का हो, चाहे शहर का हो। बट आज का बच्चा जो है वो हमारी जनरेशन के बच्चे से तो काफ़ी गुना स्मार्ट है। अब उसको चैनलाइज कैसे करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनमें वो शक्तियाँ हैं वो हमें परखनी होगी, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके बारे में उनको हमें फ्रीडम देनी होगी। कोई भी बच्चा, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, वो कैपेबल हो। हम चैनलाइज करें, उसके लिए हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो हमें ऐसी मैच करनी चाहिए कि जैसा जिसका इंटरेस्ट, जैसा जिसका क्षेत्र, जैसा जिसकी टैलेंट या जैसा जिसकी आगे सोच, अगर इस तरह से हम दोनों को अमालगमेट करेंगे तो ही ये काम है। देखिए, आप जिस बात को कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि अगर महानगर में पढ़ाई का स्टैंडर्ड अलग है, प्राइवेट स्कूलों का स्टैंडर्ड अलग है। कोई स्कूल ऐसे हैं जो 50,000 रुपये जिनका फीस है मंथली, और हिंदुस्तान में 85% लोगों का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। जी तो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे प्राइवेट स्कूल हुए और सरकारी स्कूल हुए, जैसे सरकारी अस्पताल हुए, प्राइवेट अस्पताल हुए। सबको पता है कि प्राइवेट अस्पताल से अच्छे डॉक्टर यहाँ हैं, मगर वहाँ पे वो नहीं हो पाता है। मेरा पूरा ध्यान ये है कि बच्चे जिस तरह से आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी कमी आप क्या देखते हैं? हाँ, आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी कमी ये दिख रही है मुझे कि जो भी चीज़ वो ठान लेते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन उनका ठानना बहुत ज़रूरी है। आजकल करियर ऑप्शंस को थोड़ा सा लाइटली लेना, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना, वो उनकी कमी है। कि मैं अगर टॉप ब्रास की बात करूं जो हमारे पैरा ओलंपिक्स में आते हैं, ओलंपिक्स में आते हैं, उनको और जो लोग ऐसे ही तमन्ना रखते हैं, ऐसे हार्ड वर्कर्स को अगर हम 2 मिनट के लिए साइड में रखें, तो इन जनरल अगर बच्चों की कमियां अगर देखें ना, तो ये है कि उनमें खुद में वो जुनून होना चाहिए। जो खुद में जुनून होगा तो चाहे वो कहीं का भी हो, 15 किलोमीटर पैदल चल के भी वो बंदा आगे बढ़ पाए। तो सबसे ज़्यादा कमी ये है कि बच्चे लोग कंफर्ट जोन में हैं, काम कम करना है या तकलीफ़ कम लेनी है, और फिर भी इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस चाहिए। ये जो चीज़ है ना, उससे हमें बदलना पड़ेगा। मैंने आपको लगता है कि बच्चों को पहले अपनी परीक्षा देनी चाहिए कि उनके व्यक्तित्व, उनका लेखन, उनका अपने अंदर का जो टैलेंट है वो क्या है। हाँ, वो हर चीज़ की तैयारी करते हैं मगर उसके लिए वो प्रॉपर तैयार नहीं होते हैं। एग्जैक्ट। आप इस बारे में उनको क्या थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अगर ये सुन रहा है और हर पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, उनके लिए कि पहले तो उन्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करता हूँ जिसको कहता हूँ मैं पी फॉर प्रॉब्लम एंड पी फॉर पैशन। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पी फॉर प्रॉब्लम भूल जाइए, पी फॉर पैशन अपनाइए। कि हर बच्चा बोले प्रॉब्लम, अरे मेरा गांव तो बहुत दूर है स्कूल से, या मेरे स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, या मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन मुझे टाइम कम मिलता है, मुझे खेत में भी देखना है, मुझे पापा मम्मी को भी देखना है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हर बच्चा अगर ये अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाता है और सिर्फ पी फॉर पैशन याद रखता है कि कुछ भी हो जाए, मेरी पैशन ये है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जो पुराने ज़माने का था। अब मैं उसके साथ साथ जोड़ देता हूँ कि मैं पायलट बनूंगा, मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। ये सारी चीज़ें अब तो अवेलेबल है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनूंगा। तो पैशन जो है वो अगर हर बच्चा अडॉप्ट कर लेता है बचपन से कि मुझे तो किसी भी हाल में ये करना ही है, तो सारे प्रॉब्लम्स बैक चले जाएंगे और उसका पैशन जो है उसके हिसाब से वो करियर का गोल बना पाएगा। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि वो सारे बच्चे हैं जो साधन संपन्न हैं, जिनके घर में वो सारी सुविधाएं हैं। जी नहीं। पैशन में साधन सुविधाएं का कोई मायने नहीं रखता। पैशन में बंदा अंदर से इतना
ज्वलनशील होता है कि चाहे गरीबी में जन्मा हो, चाहे उसके पास संसाधन नहीं हो, चाहे उसके पास ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से ही वो आगे बढ़ सके, तो भी वो कर सकता है। सो पैशन हमेशा, अब कभी कभी आप देखेंगे कि काफ़ी गाँव से निकले हुए बच्चे भी यूपीएससी में गए हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने, उनको किसने साधन सुविधा दी? किसी ने नहीं दी। वो फिर भी खुद आगे चल के आए, बिकॉज वो 12 घंटे पढ़े और 8 घंटे उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस किए, 4 घंटे 6 घंटे सोए, मेहनत, संसाधन नहीं थे उनके पास। पर तो कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि साधन संसाधन हो, ज़रूरी ये है कि आप में पैशन है। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जितने अधिक बहुतायत में जो बच्चे आ रहे हैं जी, उनमें एक सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये इस पर आप फोकस करें। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उनको कंफर्ट जोन जो है उनका, उसमें से बाहर है। वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं अपने, या बच्चों से, या पेरेंट्स से, या एटमॉस्फेयर से, या सर्कमस्टांसेस से, कि जो मैं हूँ इतनी कंपटीशन में क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं आ रहा, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरा कहाँ नंबर लगेगा। ये जो सोच है और ये जो कंफर्ट जोन है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ जब सिस्टम ही ऐसी है, मैं क्या करूँ जब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, ये मैं क्या करूँ वाला जो कंफर्ट जोन है ना, उसमें से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और सबसे बड़ी ताकत, जैसा मैंने कहा, वो उनकी खुद की पैशन है। उनको समझना पड़ेगा कि मेरे हाथ में एक चीज़ है, दैट इज़ मेरी ज़बरदस्त बर्निंग डिज़ायर। अगर वो मैं लेके चलता हूँ तो मैं किसी भी हाल में हारूंगा नहीं, ये पक्की बात है। अभी आपने सिस्टम की बात करी है जी एक तरफ तमाम बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जी और दूसरी तरफ समय पे एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे जो बोर्ड हैं स्टेट के, वो भी समय पे परीक्षा नहीं ले रहे हैं। जी परीक्षा ले रहे हैं तो समय पे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देश में हैं जिनमें 80% यूनिवर्सिटी ऐसे जिनका 2-2-3 साल लेट सेशन चल रहा है। जी तो ये जो एक बड़ा विरोधाभास है, जी इससे बच्चे कैसे पार पाएंगे? या सरकार को क्या चाहिए? सरकार क्या चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहें, बेरोजगार रहें, या पढ़ते पढ़ते इतना उम्र गुजर जाएगी नौकरी के लायक न रहें? क्या इस पर आप सफाई देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहूँगा। बात सही है कि जिस शेड्यूल से परीक्षाएं होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। सिस्टम को ये देखना पड़ेगा आगे कि जो डिक्लेयर की है वो डेट्स को फॉलो करें। सिस्टम को देखना पड़ेगा कि बच्चों को जो दिए गए कमिटमेंट्स हैं वो फॉलो करें। वो बात सही है बिल्कुल उसकी। प्रशासन ये करता ही होगा, और उसमें कमियां रह जाती है तो उनको करनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। हाउएवर इससे जो तकलीफ़ें होती हैं बच्चों को वो बिल्कुल वाजिब हैं। ये नहीं होना चाहिए कि वो रिशेड्यूल हो, ये नहीं होना चाहिए कि वो पोस्टपोन हो एग्ज़ाम्स। लेकिन फिर भी अगर हो गई तो मैं एक ही एडवाइस कर सकता हूँ, सी सर्टन थिंग्स की जो चेंज हमें लाना है सोसाइटी में, वो सिर्फ सरकार ला सकती है ऐसा नहीं है, आवाम भी ला सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कि रिशेड्यूलिंग हो गया है तो भी अपना जो प्रयास है, अपना जो विश्वास है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसको हमें बनाए रखना होगा कि द वर्ल्ड हैज़ नॉट स्टॉप हियर, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि चलो रिशेड्यूल हो गया एग्ज़ाम, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा सोचना पड़ेगा। तो मैं बच्चों को ये सलाह दूंगा कि अगर ऐसा हो भी गया है, ये अवरोध मान लीजिए इसको एक रोड पे जो बम्प आता है वैसा बम्प मान लीजिए, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये रिशेड्यूलिंग और सबसे बाहर आना होगा और बच्चों को कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना होगा, तभी जाके बैलेंस होगा, तब जाके सर बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं और कोई एक जगह कोई पेपर लीक कर जाता है जी जी और पूरे कंट्री में जहाँ भी हुआ पेपर खत्म कर दिया जाता है, जी जिसके चलते बच्चों को न केवल कई महीने गुजरना पड़ता है और फिर सारी तैयारी, सारा मोशन है वो उनको दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी एक शहर में कोई पेपर लीक होता है तो क्या पूरे ऑल ओवर कंट्री ऑफ पेपर कैंसिल होना चाहिए या इस पर कोई एक अलग तरीका का कोई प्रावधान करना चाहिए? उसमें टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि अगर वो पेपर जोग्राफिकली किसी एक इलाके के लिए या किसी एक जोग्राफिकल एरिया के लिए किया गया हो तो उसी का स्टॉप करना चाहिए। अगर वो पेपर पूरा इंडिया के लिए किया गया हो तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया का करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक व्यक्ति के कारण हज़ारों या लाखों लोगों को अन्याय नहीं दे सकते। हालांकि पहली बात तो ये कि वो होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हुआ तो जो दोषित है उनको तो ज़रूर ये मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा ये ना हो, और साथ में सारे बच्चों के लिए एक न्याय का वातावरण क्रिएट होना चाहिए, उनको न्याय होना चाहिए, सो दैट जोग्राफिकली जितने भी बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं उन सारों के साथ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए।
सर शिक्षा एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया बन गया है, और जिसमें कह सकते हैं कि शिक्षा के माफिया भी बहुत सारे आ गए हैं। कोटा शहर ही बिल्कुल सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का हो गया है, और लाखों रुपए दे करके लोग कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग के लिए सिफारिश करवाते हैं कि हमें बंसल में हो जाए या किसी बढ़िया कोचिंग में नाम लिखा जाए। तो ये जो ग्लैमराइज्ड हो रहा है जी। है ना, जिसके चलते साधन संपन्न लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन 80% जो साधनहीन लोग हैं, आर्थिक तौर पे कमजोर है, वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये शिक्षा में जो एक बहुत बड़ा जो माफिया वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि कमाई का एक जरिया है वो, इसको खत्म करने का सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, या सरकार ही इसको बढ़ावा दे रही है? आई थिंक ये जवाब देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि रियली ऐसा हो रहा है कि नहीं वो पुष्टि होनी मेरे लिए अभी मुश्किल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो स्टॉप करने के लिए क्या तरीके होने चाहिए, आई थिंक वो भी सरकार का ही देखना है। सो उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा माफियाकरण हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये इस तरह का डिबेट है जो कि इट गोज मोर ऑन अ पॉलिटिकल साइड विच आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन। मेरा तो सिर्फ एक उद्देश्य है, अपनी एजुकेशन सिस्टम है वो 100% स्टूडेंट ओरिएंटेड बने, ताकि उनकी तरक्की और उनका करियर उनका गोल हो, और बच्चे जो है वो इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली हर एग्ज़ाम में आए कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म। बच्चों की तैयारी पे आप पैशन को बार बार आगे कर दे रहे हैं, जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे गांव लेवल पे जहाँ पे मोबाइल भी नहीं है, जी और अगर मोबाइल है तो उनको ये भी नहीं पता है कि इस मोबाइल से हम कहाँ कहाँ क्या क्या पा सकते हैं। जी। ये पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, इंटरनेट की जो सुविधा है, वो लगता है कि बम्बई में भी लड़का जो चीज़ पा सकता है वो किसी गांव दूर में भी पा सकता है। इसके बावजूद गांव तक वो ज्ञान या वो सूचना नहीं पहुंच पा रही है। सही मायने में तो बहुत सारी मैगजीन नहीं पहुंच पा रहे, अखबार नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन बच्चों के ऊपर में आप कुछ मोटिवेट कीजिए कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर तमाम जानकारियों का अभाव है, सूचना का अभाव है, वहाँ पर वो कैसे अपने आप को प्रमोट करें। मेरे ख्याल या से इंटरनेट या मोबाइल अगर करते हैं तो मोबाइल में क्या देखें, ताकि उनको भी वो लगे कि हम बम्बई कलकत्ता दिल्ली से कम नहीं है। मेरे ख्याल से मैं फिर से आपको ये कहूँगा कि अगर पैशन है ना आदमी को, तो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेता है। हमें हर बच्चे को ये बोलना चाहिए कि पानी की तरह बन जाओ। पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से खुद ब खुद ढूंढ लेता है। तो आजकल एक चीज़ अच्छी है कि डिजिटल युग आने के बाद गाँवों तक भी ये सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है। तो जिस बच्चे को ढूंढना है जो चीज़, वो गांव में भी वो ढूंढ सकता है। आज कितने भी आप गांव देख लो, वहाँ पर डिजिटल सुविधाएं हैं। एक दो गांव अभी मैंने जो देखे, वहाँ पर छोटी बच्चियाँ लैपटॉप लेके बैठी है और वहाँ पर चूल्हा जल रहा है उसके साथ, एंड दे आर गोइंग डिजिटल। दैट इज़ वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंप्लीट एंटायरली हर गांव में, हर घर में ये पहुँचने में तो वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी आज एटलीस्ट इतने तो हम इक्विप्ड है कि गाँव तक वाईफाई और गाँव तक डिजिटल युग पहुँचाए। अगर करना है बच्चे को ये प्रयास, तो वो ज़रूर करके उसमें 100%। हिरण भाई, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति एमए या फिर इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, वो तो ज्ञान का एक स्रोत है जी। कि ज्ञान का आपने डिग्री हासिल कर ली, जी जी वो एक पैमाना है जी। उसके बाद एग्जामिनेशन का, तैयारी का, कंपटीशन की, जी। इंटरव्यू का, जी। और किसी भी मल्टीनेशनल्स में या बड़ी कंपनियों में सरकारी नौकरी पाने के जो अवसर मिलते हैं, जी। वो दोनों के बीच का एक जो नया फेज शुरू होता है, जी। वो क्या है, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है, और वो एक्चुअली में हुआ है 1979 के बाद, कि इसमें जो बच्चे थे उनमें से 10 साल बाद पास हुए, उसके 10 साल बाद उनका एक सर्वे किया गया कि कितने बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सक्सेसफुल करियर उन्होंने बनाया। तो ये उसमें से बाहर आया कि अराउंड 90% से लेके 91% बच्चे ऐसे हैं जिनका एवरेज इनकम था। 7 to 8% बच्चे ऐसे हैं जिनका एवरेज से डबल इनकम था, और अराउंड 2 से 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 times मोर इनकम था। तो जब डिटेल में गए तो पता चला कि जो 2 से 3% बच्चे जिनका एवरेज से 10 times मोर इनकम था, उनका 10 साल पहले गोल क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त था। उनका गोल न सिर्फ दिमाग में था, डॉक्यूमेंटेड था। उन्होंने एक चिट्ठी लगा के रखी थी अपने डेस्क पे कि मुझे ये बनना है,
और उस गोल को हर रोज़ 2 बार 4 बार 10 बार वो दोहराते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले से गोल के लिए क्लियर हो वो गोल को अचीव कर सकता है। तो मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि चाहे आपने अच्छे मार्क्स लाए हो सबसे पहले, लेकिन ज़िंदगी में आपको क्या करना है, उस गोल के लिए आप बिल्कुल क्लियर रहिए और उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको लिख के रखिए और अपने डेस्क पे रखिए जहाँ आपको रात दिन वो दिखता रहे। उस गोल को फिर आप डिवाइड कीजिए ईयरली, मंथली, फोर्टनाइटली और वीकली बेस पे और फिर डेली बेस पे कि मैं अगर मान लो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मान लो मुझे पायलट बनना है, तो आज मुझे क्या तैयारी करनी होगी। चाहे आज 0.01% करनी होगी कि खाली मुझे गूगल सर्च करना है और पायलट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वही देखना चलेगा। ऐसा करके एक दिन आप उस गोल से नज़दीक आते जाओगे और महसूस करते जाओ कि हाँ मैं गोल से नज़दीक पहुँच रहा हूँ। तो आई थिंक एक स्किल हमें ये डेवलप करनी होगी बच्चों में कि गोल सेटिंग एंड गोल क्लैरिटी ये हो जाए। उसके बाद हाउ टू रीच दैट, उसका एक हमें उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा। वो रास्ता जैसे मैंने अभी आपको कहा वो हो, और साथ में उनको इनपुट्स देते रहने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातों पे जो छोटा भी अचीव किया उस पर हमें अप्रिसिएशन देने पड़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। उसको खुद को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा कि हाँ हम वीकली गोल में यहाँ आए, हम ईयरली में यहाँ आए, हम क्वार्टरली में यहाँ आए। तो ये सारी चीज़ों से उनको ताकत मिलेगी उस गोल को अचीव करने की। ये रही गोल सेटिंग और गोल को पाने की बात। दूसरा, उनको उनकी पर्सनालिटी में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी होगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, उनको प्रेजेंटेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। उनको अच्छे से कोई भी चीज़ हो, जो अच्छा बुके आपको बहुत बढ़िया दिया है, अच्छा केक आपको बहुत दिया है, पेस्ट्री दी है, तो उसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बहुत अच्छा दिखता है। तो आपको हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर सेल्फ मोर प्रेजेंटेबल, हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, उसके लिए कंटिन्यूस प्रयास करने पड़ेंगे। और वो कंटिन्यूस प्रयास ही एक गोल तक पहुंचने का सबसे बढ़िया जरिया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ करेंगे तो जो बुकिश नॉलेज मेरे पास है उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी ऐड करूँगा और उसके साथ साथ मैं खुद की पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलप करूँगा। तो आई थिंक आज की जनरेशन जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। जब आपके पास इंटरव्यू के लिए बहुत सारे बच्चे जब आते हैं जी, तो 100 में क्या क्राइटेरिया तय करेंगे कि कितने उस लायक होते हैं, कितने उससे लायक होते हैं, और उनमें क्या कमी होती है? खासतौर पे इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं, और एक इंटरव्यू लेते समय आप सामने वाले व्यक्ति से किस तरह जानकारी जानना चाहते हैं? क्योंकि 5 मिनट की मुलाकात के बाद आप उसको 30 साल के लिए नौकरी देते हैं। बेशक लगा 2 साल में छोड़ के चला जाए अलग बात है। तो वो 5 मिनट में मूल्यांकन का जो तरीका होता है किसी भी इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति का, वो क्या होता है? इस पर ज़रा विस्तार से बताइए। सही बात है। इंटरव्यू में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज या आपको उस सब्जेक्ट का कोई थियोरी या प्रैक्टिकल का पोर्शन होना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, आप कितना टीम वर्क में मानते हैं, आप कितने व्यवहारू हैं, आप कितने सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो आपकी उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, मेरे अंदर ही नर्वसनेस है, पसीना छूट रहा है, मैं बैठा हूँ तो चिपक के बैठा हूँ, शायद मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ करके बैठा हूँ, फिर बोलते बोलते भी मैं थोड़ा सोचता हूँ, चुप हो जाता हूँ, बीच में स्टैमर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाती है। उसके बदले अगर मैं कॉन्फिडेंटली जाता हूँ, स्माइलिंग फेस से जाता हूँ, शेक हैंड करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, निकलते हुए मैं बोलता हूँ हैव ए नाइस डे सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू सर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब्जेक्ट नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि वो आप 5 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस दिखा देती है। उनको यही चाहिए, इंटरव्यूअर को क्या चाहिए? इंटरव्यू को ये चाहिए कि ये बंदा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा कि नहीं। और उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? उसका क्राइटेरिया होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन की टीम के साथ जेल करना, दूसरों को सपोर्टिव रहना, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, चाहे उसका खुद का सब्जेक्ट का काम ना हो तो भी वो कूद पड़े और बोले यस सर मैं करूँगा। ये एटीट्यूड, उसका सबसे साथ मिलके आगे बढ़ना है, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। दैट इज़ वाई दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वो मैं तो मान लीजिए कि अगर 20 बच्चे अगर आपके इंटरव्यू में आते हैं और आपको 10 तलाशें रखनी है जी, तो 10 जिन बच्चों को आप नहीं सेलेक्ट करते हैं जी, उनको किस लेवल पे या कैसे करते हैं?
हाँ। जबकि आपको लग रहा है कोई लड़का पढ़ने मैंने- में एकेडमिक से बहुत अच्छा है, जी जी लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये एकेडमिक ही है, हाँ किताबी। तो देखिए उसमें ऐसा है कि मैं उसको किस जॉब के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए फिटर के लिए ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन के लिए ले रहा हूँ, या प्लम्बिंग के लिए, या इंजीनियरिंग को स्पेसिफिक सिविल साइड के लिए ले रहा हूँ, तो शायद वहाँ मेरा ज़्यादा झुकाव होगा कि उनको टेक्निकल नॉलेज क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। हालांकि मैं अगर उनको सेल्स मार्केटिंग के लिए ले रहा हूँ, लीड जनरेशन के लिए ले रहा हूँ, कम्युनिकेशन के लिए ले रहा हूँ, कंपनी के ब्रांड की का प्रमोशंस के लिए ले रहा हूँ, तो वहाँ मैं ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स देखूँगा कि वहाँ उनकी प्रेजेंटेबिलिटी, क्योंकि वो कस्टमर फेसिंग होता है। तो कहीं ना कहीं किस रोल के लिए मुझे सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करेगा कि वो दो में से कौन सी स्किल्स में ज़्यादा ढूंढूँ। तो जो 10 जो आप कह रहे हैं जिनको मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा, वो मेरी पोस्ट पे मुझे जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उस पे आधार रखेगा। अगर टेक्निकल के लिए है तो शायद जिनका सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है उनको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर बाकी सारे फंक्शंस के लिए हैं तो जिनका सब्जेक्ट नॉलेज है लेकिन ये सारे स्किल्स नहीं है तो उनको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। जी। जितने भी बच्चे आपके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं या जिनको आप पढ़ाने जाते हैं, है ना, या जो आपको लगातार संपर्क में बने हुए जिन्हें सलाह देते हैं, उन बच्चों में आप उनको किस तरह देते हैं प्रमोट के लिए, प्रमोशन के लिए, और उन बच्चों में क्या कमी पाते हैं जो उनमें नहीं होती है, जो आपके जैसे लोगों से मिलते हैं, कोचिंग में जाते हैं या किताबें पढ़ते हैं, उससे वो अर्जित करते हैं? उनमें कमी यही होती है कि वो होते अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज़, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि मुझे शायद ये नहीं आता है या मुझे शायद ये मेरी में एबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो खूबियाँ हैं वो खुद ही अपने आप में खूबियाँ हैं वैसे मानते नहीं। वो मानना शुरू करें कि नहीं मेरे में ये सारी खूबियाँ हैं और उससे वो कॉन्फिडेंट हो जाए, वो होना चाहिए। हालांकि वो खुद अपने आप में अपने आप को वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार मुझे तो ये नहीं आता है, या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो उनकी कमी है। एक्चुअली उनको 100% अपने आप एस्टिमेट करना चाहिए, चाहे ओवर एस्टिमेट ना करें, लेकिन उनकी खूबियाँ के बारे में उनको उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। उस स्ट्रेंथ्स पे उन्हें बैंक अप ऑन करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेंथ्स पे ही वो आगे बढ़े। देखिए सर, तैयारी चाहे वो एक क्लर्क की हो चाहे यूपीएससी की हो, तैयारी हर क्या लगभग एक समान ही होता है। जी क्लर्क की तैयारी एक लेवल तक जाता है, जी यूपीएससी की अलग जाता है, टॉप लेवल पे जाता है। तो ये सारी तैयारी जो एक पैमाना है कि तैयारी होनी चाहिए, उन तैयारियों में आपको जो भी हेल्प करने वाले जो ऑडियो वीडियो जो आजकल मैटर आने लगे हैं, अब मोबाइल पे आने लगे हैं, इंटरनेट पे आने लगे हैं, और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, है ना, वो कितना और किस हद तक सहायक होते हैं? मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक सहायक होती है। मुझे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सर्च करना है तो वो काफ़ी सहायक होती है। सिर्फ उसमें ऐड क्या करना चाहिए कि उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल, उसके साथ साथ मैं फील्ड में, उसके साथ साथ में उसके जो ज्ञानी लोग हैं उनसे भी वो एक्सपीरियंसेस शेयरिंग करूँ तो सोने पे सुहागा होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे शेफ़ बनना है, 12th के बाद मैंने यूपीएससी दिया या 12th के बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाई की, कॉमर्स बीकॉम किया, पर मेरा पैशन तो है शेफ़ बनना फॉर एग्जांपल, तो मैं गूगल से सर्च तो कर सकूँगा कि हाँ यार, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन साथ साथ मुझे बेस्ट शेफ़ को कनेक्ट करना चाहिए लिंक्डइन पे, मुझे उनसे डायलॉग करना चाहिए, मुझे उनसे थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए। जो लोकली अवेलेबल शेफ़ है उनसे मेरा डायलॉग बनना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं उनसे जो सीखूंगा वो गूगल बेस्ड सीखूंगा, उसमें और ऐड करूँगा और फिर एक्चुअल फील्ड में उतरूँगा। यस सर, अब मैं ये 4 जगह पर मैं जाऊँगा और वहाँ मैं खुद को कोच करूँगा किसी मेंटर के साथ। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। हिरण भाई, आप मुझे ये बताइए कि जितने बच्चे पास करते हैं या किसी भी इंटरव्यू वगैरह में फेल हो जाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, उनमें बहुतायत तौर पे गलत सिलेक्शन जो लाइन का होता है वो परसेंटेज क्या होता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम यूपीएससी निकालेंगे लेकिन हम उसी में लगे हुए हैं, हम बैंकिंग में नहीं कर सकते उसमें लगे हुए हैं, हम लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हम टीचिंग में लगे हुए हैं कि नहीं, ये हमें लेक्चरर ही बनना है। तो इस तरह जो अपने से अलग दूसरे, और ज़्यादातर आज बच्चों का कैरियर का सिलेक्शन के माँ बाप करते हैं बच्चे के इंटरेस्ट को जाने बगैर। तो इन दोनों के बीच में क्या तारतम्य होना चाहिए? मुझे आपको लगता है कि गलत सिलेक्शन ही
उनको आगे तक ले जाने के बाद भी सिलेक्शन में। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है कि कभी कभी सिर्फ पेरेंट्स ने कहा इसलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वो करियर ऑप्शन, या फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ये सही है तो मैं कर लेता हूँ, हालांकि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। ये होता है और बाद में फिर 3-4 साल 5 साल बाद मैं शायद सोचता हूँ कि यार गलत सिलेक्शन हो गया, फिर भी चलो ज़िंदगी काटनी है तो काट लेंगे, ऐसा एटीट्यूड रहता है। और बाद में फिर 25 साल बाद तो हम वो उसको रिवर्स कर भी नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। इसमें से बाहर आने के लिए करना क्या चाहिए, इसलिए मैं आगे हम जो बात कर चुके वो है कि हर बच्चा चाहे वो 10 साल की उम्र का हो, 25 साल का हो, चाहे वो करियर में 10 साल ऑलरेडी जॉब में दे चुका हूँ, ही शुड बी वेरी क्लियर कि मैं जिस भी लेवल से शुरू कर रहा हूँ वहाँ से मैं तो ये सोचता हूँ मैं उसको प्लान भी हमें रखना ही नहीं चाहिए। मेरा एक प्लान ए है कि मुझे ये करना है, दैट्स ऑल, नो अदर ऑप्शन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं करूँ, ये फलाना पायलट नहीं बनूंगा ना, चलो मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा और ऑफिस में कहीं जॉब करूँगा, छोटी मोटी नौकरी करूँगा, फलाना नहीं बनूंगा तो लिखना बनेगा। ये सारी चीज़ तो प्लान बी जो है ना वो डेंजरस है, वो प्लान भी हमें रखना ही चाहिए। तो प्लान ए इज़ द फर्स्ट ऑप्शन एंड इट इज़ द ओनली ऑप्शन, ये रखना चाहिए। और साथ में क्लैरिटी खुद को होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ना कि मेरे पेरेंट्स ने कहा इसलिए, मेरे फ्रेंड्स ने कहा इसलिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने आप में एक कागज़ लीजिए, अपने आप को पूछिए कि मुझे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मेरे लिए। क्या मुझे मैथ्स में मैं सही हूँ, नहीं हूँ, ओके क्रॉस करो। क्या मैं फिज़िक्स में सही हूँ, नहीं हूँ, क्रॉस करो। ज्योग्राफी, हाँ मुझे इंटरेस्टिंग है। ट्रैवलिंग मुझे अच्छा लगता है, फलाना मुझे। तो अब मेरे पास 5 चीज़ें ऐसी होगी जिसमें मैंने टिक किया। हाँ, तो इसके मतलब मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाऊँगा तो अच्छा लगेगा, मैं ट्रैवलर बनना चाहता हूँ और मैं ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे तो मेरे इंटरेस्ट के साथ ये मेरा गोल करियर करना और फिर उसके पीछे लग जाओ। मतलब कि किसी बच्चे को करियर चुनने के पहले अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। बिल्कुल सही। कि मैं किसके लायक हूँ। बिल्कुल सही। और उसमें अगर अपने आप को फिट पाता है तो उसकी तैयारी करनी। बिल्कुल 100%। तो बच्चों को अपने टेस्ट के लिए किस लेवल पे आप चाहते हैं कि बच्चे अपना टेस्ट कैसे दें, क्या लें, या बच्चे को टेस्ट देने की प्रक्रिया क्या हो? मैंने जो अभी बताया वो फर्स्ट स्टेप है उसका, कि वो खुद बैठे हैं शांति से और ये डूज एंड डोंट्स मेरे लिए क्या है, यानी व्हाट डू आई लाइक, व्हाट डू आई नॉट लाइक, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका वो खुद चयन करें कि ये चीज़ें जो अच्छी लगती है, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अब जो पसंद नहीं है उसको करियर में से हटा दें, जो पसंद है उस पर मैं कैसे करियर बना सकता हूँ वो बनाएं। उसके बाद फिर पेरेंट्स का इनपुट, फ्रेंड्स का इनपुट, सर्कमस्टांसेस का इनपुट, इंडस्ट्री का इनपुट, वो सारी चीज़ लें तो उसका अच्छा एक मस्त मिक्स बने। सर ये बताइए कि 100 लोग अगर आपके इंटरव्यू में आते हैं, आपने तो बहुत सारे लिए हैं जी, तो परसेंटेज क्या देना चाहेंगे कि कितने परसेंटेज लोग का जो जॉब की प्रायोरिटी होती है वो बी लेवल का, सी लेवल का ही होता है, ए लेवल पर, बी लेवल पर जो है सो इतने परसेंट जाते हैं जो सक्सेस भी करते हैं या उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी डी ई एफ जी एस तक की तैयारी में ही 80% बच्चे लगे रहते हैं। इसका कारण क्या होता है? देखिए परसेंटेज अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डली 2 to 3% में आते हैं। जो एवरेज कहा जाता है वो 15 to 20% आते हैं। बिलो एवरेज इज़ समवेयर अराउंड 30 to 40%। तो बाकी जो है वो बिलो है। कोई भी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 15 से 20 होंगे जो, या 10 जितने होंगे जो खुद इंटरेस्ट लेके करते होंगे, उनको कहना नहीं पड़ता होगा, दे आर सेल्फ स्टार्टर्स। दूसरे 20 ऐसे होंगे जिनको इनपुट दिया तो वो खुद खिल उठेंगे, और बाकी 70 जो है वो टाइम पास, अरे मैडम ने ये बोला है तो करना पड़ेगा, करते हैं। अब वो 70 को हम अगर सेकंड वाले में, वो 20 वाले में ला पाएँ वो हमारा फर्ज है, और वो 20 को टॉप 10 वाले में ला पाएँ वो हमारा फर्ज है। एज टीचर्स, एज द सोसाइटी, वी हैव टू मेक श्योर कि जो 70 कवर के उनमें उनको हम आगे बढ़ाएं थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंस, थ्रू आवर ओन एक्सपर्टीज। यानी मतलब कि ये हुआ कि जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, वो केवल 30% लड़कों के लिए होता है, 70% लगभग अपने आप को आउट ऑफ गोल मानते हैं। उनके लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, उनके लिए होते तो 100 के 100 के लिए। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम इनको कैसे इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में लाएं। वो एक टाइम बाउंड प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है,
उसमें इनपुट्स लगते हैं। तो हमें तो ये पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जितना भी हम इन लोगों को यहाँ से वहाँ ला रहे हैं वो अच्छी बात है। धीरे धीरे करके आई होप कि एवरी वन कम्स इनटू दिस 100 वाले आ सकते हैं। सर इस सारे के बाद एक स्थिति ये हो गई है कि आजकल परमानेंट नौकरी देने के बजाय आउटसोर्सिंग का फैशन बन गया है। 2 साल 3 साल के लिए नियुक्ति करते हैं या परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। बच्चे आखिर क्या करें, इतनी तैयारी करके इतनी खर्च करके जब वो अपने आप को प्रिपेयर पाते हैं तो पता चल रहा है कि 12 माह की नौकरी मिल रही है, 24 महीने की नौकरी दी जा रही है। तो ये जो कंपनियों का ये जो उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है, या इसको जो कहें कि उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं उसका लाभ उठाने की रणनीति भी मान सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये साजिश चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि 12 महीने की या 24 महीने का जॉब आजकल ज़्यादा दिया जा रहा है। ऑन द कंट्री मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जॉब का पीरियड या टेन्योर होना ही नहीं चाहिए। सारी चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। मैं परफॉर्मेंस करूँगा तो मैं रहूँगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो नहीं रहूँगा, सिंपल है। लेट इट बी द कॉर्पोरेट कल्चर, लेट इट बी द प्राइवेट कल्चर, एंटायर इंडिया में, एंटायर वर्ल्ड में, क्योंकि परफॉर्मेंस से तो सब कुछ है सर। देखिए सर, तो फिर मैं पहले परफॉर्मेंस से के अगर बाद भी guarantee अच्छे अच्छे लड़कों को फायर कर दे रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं सर देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छे अच्छे लड़कों को अगर फायर कर दे रहे हैं उनके इंटरेस्ट में कर रहे हैं, खुद के इंटरेस्ट में, तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं हर बंदे को ये पहले से गारंटी दे दूँ कि तू तो यहाँ आ गया तो तुझे 10 साल 50 साल का तुझे नौकरी दे दिया, ये गलत चीज़ है। मैं इनएफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं सिस्टम में पहले से ही पैरासाइट्स डाल रहा हूँ जो 10 साल 15 साल मालूम ही है कि यहाँ रहना है, तो मैं कुछ भी करूँ रह लूँगा। ये एटीट्यूड में से मैं बाहर आना होगा, तभी जाके ये आगे बढ़ पाए। सो कहीं ना लेकिन कहीं सर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गूगल टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ 12,000 लोगों को निकाल दिया, तो वो नंबर ऑफ है कि इतने एम्प्लॉय को हटाना है। देखिए, टैलेंट की पूछ उसमें नहीं होती है कि मैं किसी एक कंपनी के नहीं, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ले ऑफ जो है, ले ऑफ यानी लोगों को छटनी करना, ये उनका निजी मामला है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्या हमें 12 महीने के या 24 महीने का ही जॉब देना चाहिए या 10 साल का जॉब देना चाहिए, उसके अंदर मैं अगर कहूँ तो कोई भी, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, everything should be based on performance. No guarantee of the job till the time you achieve your performances to the 100%. कोई भी क्षेत्र ये तो होना ही चाहिए। नहीं तो हर बंदा अगर परफॉर्मेंस के बगैर वहाँ खाली सीनियरिटी के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा, सीनियरिटी के हिसाब से सिक्योर फील करेगा अपने आप को, तो एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? फिर सर्विस भी नहीं मिलेगी। यू आर राइट, बट आप सरकारी नौकरी में भी सर आउटसोर्सिंग का बढ़ावा हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, मैं उसमें टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ, लेकिन वो इसलिए हो रहा होगा कि जहाँ इनएफिशिएंसी है वहाँ सरकार को भी हमें मौका देना चाहिए कि यस, एफिशिएंसी के लिए क्या करें। आउटसोर्सिंग से ही एफिशिएंसी आ सकती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एफिशिएंसी लाने के लिए जो भी कदम कोई भी उठा रहा है तो उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये लास्ट में करना चाहूँगा कि जितने तरह के आप बच्चों को अब तक झेले हैं, देखे हैं, अनुभव किया है, उस बच्चों के खासियत के बारे में थोड़ा बताएं, या बच्चों से जब 10 साल के बाद कभी मिले या कभी बच्चे ने आकर आपका वो किया, तो आगे बढ़ने की जो कुछ लोगों की ललक होती है, कुछ लोगों की जिद होती है, और कुछ लोग तो घसीटने वाले होते हैं। तो ये 2 टाइप के जो लड़के हैं उन पर थोड़ा सा बताएं। मैंने देखा है कि कई बच्चे, कई लड़के जो ग्रेजुएशन के बाद उनको मैंने देखा है 5 साल 10 साल 12 साल बाद वो जहाँ थे वहाँ से कहीं गुना आगे बढ़ गए, जहाँ पर भी होते हैं, चाहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर। मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो और बोलता हूँ कि मैं आया हूँ, तो दौड़ के आते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा लगता है कि वो उस लेवल से इस लेवल तक पहुँचे। उनमें वो पैशन था जो मैंने देखा था, और वो उन्हीं की बदौलत आए। मैंने तो सिर्फ कोच किया, गाइड किया, तो मैं देख रहा हूँ कि उनमें वो करने की ताकत है, उनमें वो करने की का जुनून भी है, इसलिए वो वहाँ पहुँचे। बाकी ऐसे भी बच्चे हैं जो एवरेज से थोड़े से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वो इसलिए टच में है कि उनको ज्ञान हमेशा चाहिए, उनको सपोर्ट हमेशा चाहिए, उनको कुछ ना कुछ नया हमेशा चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि फ्रेंकली स्पीकिंग आजकल की जनरेशन जो है उसमें ऐसे हीरे भी हैं जो कुछ भी सपोर्ट भी किए बगैर या कुछ भी संसाधन मिले बगैर भी
चमक उठते हैं। तो उनको मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो हम सोचा था, समझा था, सपना अपना लिया था, उस पर वो आगे उतरे हैं। सिर्फ हमने उनको चिंगारी दी जो बहुत अच्छी है। और ग्रामीण लेवल के उन बच्चों को जिनके पास सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है या मोबाइल है तो जानते नहीं कि क्या देखें, उनके लिए कुछ आप टिप्स दीजिए कि वो अपने आप को मोबाइल के माध्यम से ही कुछ जान सकें या कुछ कर सकें। कुछ ऐसे ऐप के बारे में बताएं कुछ, ताकि वो मोबाइल को ही अपना मैं खाली ये कहूँगा कि स्रोत माने। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऐप्स पे ना लगे रहें। जो आजकल काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के ऐप्स पे घुमाते रहते हैं, रील्स और वीडियोस और वो सब, वो टाइम पास करने का ज़रिया है, लेकिन वो टाइम पास आज का आपको आगे बहुत भारी पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का या इंटरनेट का भरपूर उपयोग कीजिए और उस क्षेत्र में उपयोग कीजिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, न कि सिर्फ अभी टाइम है तो मैंने सारे सोशल मीडिया ऐप देख लिए, टाइम काट रहा हूँ, समय काट रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। उससे बचना होगा। उससे बचना होगा और अपने गोल ओरिएंटेड चीज़ों को उसी सोशल मीडिया, उसी इंटरनेट से हमें तराशना होगा। मतलब आपको ये कहना है कि जो बच्चा भी अगर कंपटीशन में उतर रहा है तो गोल पहले वो तय करे, विदाउट गोल नो गोल। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद हिरेन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आकर के उत्तर भारत के बच्चों के लिए हिंदी में आपने बात करी, हम बहुत आभारी हैं आपके, है ना। और समय समय पर हम चाहेंगे कि और भी कुछ बच्चों को इनपुट देते रहे। पक्का पक्का। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच।